हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर का मतलब है सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं है किसी टाइप का। तो इस केस में कैसे क्या होगा वो देखते हैं। सपोज करो आपको पता है इंडक्टर तो क्या होता है, स्प्रिंग। एसी सोर्स हमने इसमें लगा दिया। अब V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आपको पता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है। ये इंडक्टर L, तो AC वोल्टेज अप्लाइड क्या, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम चाहते हैं करंट की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन मिल जाए, कंपेयर कर देंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो करंट के लिए क्या करें, हमें पता है EMF अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, EMF को E बोल दो, LdI/dt मैग्नीट्यूड में होता है भाई, दोनों पैरेलल में है। तो मैं लिख सकता हूं एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, V इक्वल टू LdI/dt। अरे बोलो, V LdI/dt है और ये ऐसे है, तो किसी भी इंस्टेंट में दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना। किसी भी टाइम एट एन इंस्टेंट t, तो t के ऊपर ये और ये बराबर होने चाहिए। यहाँ पे EMF क्या है, LdI/dt, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर मैं di/dt लूँ तो ये L इसके नीचे आ जाएगा, ये भी ठीक है। di अगर निकालता हूँ तो Vm/L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। मुझे तो चाहिए करंट, ये क्या है, स्मॉल करंट, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन। अरे बोलो, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो I इक्वल टू Vm/L साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बटे में ओमेगा, हो गया। और प्लस में कांस्टेंट क्या ले लें, C, तो ये हो गया I इक्वल टू माइनस Vm/L कॉस ओमेगा टी प्लस C टेकन 0 because both terms I and Vm/L cos omega t are variable, दोनों टर्म वेरिएबल हैं। So C is either variable और 0, नॉट कांस्टेंट। तो वेरिएबल हो नहीं सकती, इसलिए हमने क्या ले लिया, 0, क्योंकि ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो या तो ये वेरिएबल होगा या ये 0 होगा, तो हमने इसको 0 ले लिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद मेरे पास आ गया I इक्वल टू माइनस Vm/L कॉस ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, साइन की टर्म में कॉस की टर्म में चेंज करो। I इक्वल टू Vm/L, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या माइनस π/2, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कौन सा लूँगा, सोचो, कोस था, क्या लिया जाए यहाँ पे, क्योंकि साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लूँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आएगा, माइनस का लूँगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता ही आएगा। तो क्या लिया जाए, हम यहाँ पे माइनस का लेंगे,
क्यों लेंगे माइनस का? क्योंकि अगर मैं माइनस कर लेता हूँ और इस टर्म को इंटरचेंज करता हूँ तो माइनस कॉमन आएगा और उस माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। माइनस है ना, देखो हमने माइनस कर लिया तो क्या हो गया, माइनस वी एम बाई ओमेगा एल साइन, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस बाहर ले आओ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आई? और अभी रुको, इसको मैं नाम देता हूँ आई इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल, इसको मैं बोलता हूँ वी एम बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बात समझ में आई? अब इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक है, तो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन से ये आया, इसको माइनस में लिया गया कि माइनस ख़त्म हो जाए प्लस का आ जाए और ये आएगा मेरे पास। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ साइन ओमेगा टी यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी सी वी लीड्स आई बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 के एंगल से वी लीड कर रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ आई लैग माइनस है पीछे घट रहा है, वी बाई फेज ऑफ पाई बाई 2 आई लैग कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वी और आई में इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, और देखो वेयर पीछे हमने कुछ छोड़ा, क्या आई एम इक्वल टू वी एम बाई एक्स एल। पहली बात तो ये कि वी एम मैक्सिमम वैल्यू थी तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अगर ये आर एम एस होती तो ये भी आर एम एस, ये पीक तो ये भी पीक, एवरेज तो एवरेज। ठीक है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिंस रेजिस्टेंस इज वी बाई आई, सो ओमेगा एल इज नॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओमेगा एल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओमेगा एल क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड, ओमेगा एल इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट। समझ रहे हो ना, ये रेजिस्टिव नहीं है, नॉन रेजिस्टिव सर्किट है, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। बट यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम, यूनिट इसकी ओम ही होती है रेजिस्टेंस वाली। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, इतनी बातें समझ में आ गई आपके? क्लियर? ठीक है भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए करंट अगर ऐसे जा रहा है तो V 90 से लीड कर रहा है, तो V कैसे आ जाएगा, ऐसे। समझ में आ गई? अगर आप देखें एक्सेल और न्यू में ग्राफ कैसा आएगा, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सेल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे भाई एक्सेल और ओमेगा में ग्राफ, तो भी एक ही बात है। समझ गए? कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, याद है पीछे फॉर प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर में आई और वी सेम फेज में थे। ठीक है, और आर और फ्रीक्वेंसी का कर्व क्या आया था, कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थी नहीं वहाँ पे। आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है? तो ये छोटी छोटी बातें नोट करने वाली हैं।
हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन आ जाए, ये आपको इंडक्टर दिया हुआ है, ये एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है, ए सोर्स क्या लगा दिया, V इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एल आपको दिया हुआ है 10 हेनरी, एल आपको दिया हुआ है 10 हेनरी, ठीक है। फाइंड आरएमएस करंट, क्या करें भाई, आरएमएस करंट निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात, हमें क्या दिया हुआ है, वी मैक्स, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम कितना दिया हुआ है, 200, ठीक है। और देखो ओमेगा कितना है, 314। ओमेगा क्या हो, पाई ले लो, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, पाई 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 से पाई कैंसिल, तो न्यू कितना आ गया, 314/2। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये सारा मिल गया, अब क्या करें, अब आपको पता है यहाँ से जो वोल्टेज है वो होती है आरएमएस वोल्टेज। ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, वोल्टेज जो सप्लाई होगी जो लेंगे वो आरएमएस लेंगे। करंट कौन सा होता है, आरएमएस, ठीक है। तो एक्सएल निकाल लो, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है भाई, 314 पाई, एल कितना है, 10। सोल्व कर लो इसको, जो भी आएगा आ जाएगा। मैं जस्ट ऐसी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओमेगा एल आ गया। अगर आपको पता है वी आर एम एस, वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स बाई √2। वी मैक्स कितना है, 200। तो क्या करना था, वी मैक्स पता लग गया, वी आर एम एस निकाल लिया। आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स होगा वी आर एम एस बटे में रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू वी बाई आर, रेजिस्टेंस क्या है, एक्सएल। एक्सएल क्या निकाल लिया ये, तो 200 बटे में √2 और एक्सएल क्या है, 314 पाई। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आई आर एम एस, सॉरी एम्पियर। बात समझ में आई या नहीं आई? इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जस्ट आर की जगह पे एक्सएल निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक्सएल। और देखो ये इंडक्टर दे दिया, यहाँ एसी सोर्स दे दिया, इंडक्टर दे रखा है 2 हेनरी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज दे दिया आपको 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, ठीक है। फाइंड आरएमएस करंट इन सर्किट। आरएमएस करंट बताओ सर्किट में कितना होगा। अब क्या करें, देखो वोल्टेज दे रखी है, अब ये जो वोल्टेज दे रखी है इसको क्या लेना है, ये वोल्टेज दे रखी है, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तो यही भी आरएमएस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एक्सएल निकाल लो, क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल। तो 2 पाई न्यू, न्यू कितना है 50, एल कितना है 2, तो एक्सएल कितना आ गया 50 × 100 200 पाई। तो आई आर एम एस कितना हो गया, वी आर एम एस बटे में एक्सएल। वी आर एम एस कितना है 220, एक्सएल कितना है 200 पाई। सोल्व कर लो इसको, एम्पियर में आ जाएगा। समझ गए, क्लियर। तो वैल्यू सोल्व करनी आपको आनी चाहिए, एक्सएल निकालना आपको आना चाहिए। इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सएल जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय इंडक्टर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो इस टाइप से हम लोग इसके सवाल सोल्व कर सकते हैं जिसमें आपको एक्सएल निकालना आ जाता है। कर लोगे?
ओके, करंट निकाल लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो आपको एक इंडक्टर दे दिया, साथ में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ हमने क्या लगाया, एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है। When an iron rod is inserted in the coil of inductor, what will be the change in brightness of bulb? बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, सबसे पहली बात क्या होगा, इंडक्टर था, अपोजिशन कर रहा था, तो L क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड होता है ना, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है, मीडियम, जब रो डालेंगे तो L से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर, पता है, तो L डैश, या फिर सीधा लिखो L इंक्रीजेज, L बढ़ेगा तो XL क्या होता है, ओमेगा L, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू वी बाई एक्सएल, एक्सएल बढ़ा तो I घटा, I डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीजेज। क्या बात समझ में आई? रोड डालेंगे तो क्या होगा, L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो I कम होगा। क्लियर, समझ में आ गई? क्वेश्चन आ जाते हैं कंसेप्चुअल टाइप से। ओके, तो ऐसा आ जाएगा, हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट को, कितने फेज से, π/2 से। अब बात आते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या कहता है, देखो यहाँ पे मैंने लिया V, कितने एंगल से था, ओमेगा टी, ठीक है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये देता है मैक्सिमम वैल्यू, पता है ना आपको, तो मैं इसको Vm भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका प्रोजेक्शन लिया जाए यहाँ पे, तो ये देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं करंट की। करंट क्या करता था, लैग, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो माइनस था तो 90 डिग्री से लैग कर रहा था, ठीक है। तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। क्लियर है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओमेगा टी यहाँ था, यहाँ से 90 से पीछे, ठीक है। तो ये बन जाएगा फेजर डायग्राम, ठीक है। वेव फॉर्म अगर बनाए तो सुनना ध्यान से, V और I, तो V तो सेम फेज में था, ऐसे आ जाएगा, ये क्या है, Vm, ठीक। V, I π/2 से पीछे है, ठीक है, तो इसका मतलब V की पीक वैल्यू पहले आती है, I की बाद में आती है। तो सुनना ध्यान से, समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, क्या ये ऐसे होगा, V इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और ये यहाँ पे है, तो ये 90 से पीछे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे आएगा, समझे, और ये यहाँ पे ऐसे है। तो जब ये मैक्सिमम था, ये जीरो था, ये जीरो हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। बात समझ में आ रही है? हटा दो इसको, यानी माइनस साइन का मतलब है करंट पीछे है। क्लियर?
तो ये V के लिए तो ये I के लिए। क्लियर है? अगर प्लस होता तो ऊपर से आ जाता। समझ गए ना? I पीछे है तो ये 0 पे तो ये माइनस पे, लेकिन ये जब मैक्सिमम है तो ये 0 है, और ये जब 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये जब 0 है तो ये मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? π/2 का मतलब एक 0 है तो दूसरा मैक्सिमम। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 मैक्सिमम। तो इस टाइप से बना सकते हैं। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? बात समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड नियरली दोनों के सेम होगी, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। क्लियर? तो फेजर डायग्राम कौन किसको लीड लैग करता है समझ में आ गया। न्यूमेरिकल भी हमने करके देखे, कंसेप्चुअल भी हमने करके देखे। तो इंडक्टर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा एसी सर्किट में जोड़ने के बाद। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।